हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर जी के नाटक कुहासा और किरण किरण के सारांश को। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु कृष्ण चैतन्य नामक एक छद्म स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी की सामाजिक प्रतिष्ठा का चित्रण करते हुए प्रारंभ होती है, जिसका वास्तविक नाम कृष्णदेव है, जो मुल्तान में हुए सन 1942 ईस्वी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध मुखबिरी करता था। वह अपने पाखंड से स्वयं को कृष्ण चैतन्य के नाम से स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्र प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित कर लेता है। प्रथम अंक की कहानी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा एवं अमूल्य के वार्तालाप से शुरू होती है। अमूल्य एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है। वह गरीब एवं बेकारी में पड़ा है। सुनंदा उसे सिफारिश करवाकर कृष्ण चैतन्य के यहाँ रखवा देती है। दोनों कृष्ण चैतन्य की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी समय कृष्ण चैतन्य आते हैं। दोनों उन्हें बधाई देते हैं। अमूल्य को अपने अनिष्ट का कारण मानकर कृष्ण चैतन्य शंकित रहते हैं। उन्होंने अमूल्य को विपिन बिहारी के यहाँ संपादक नियुक्त करवा दिया है। कृष्ण चैतन्य को सरकार से 250 रुपये की पेंशन मिलती है और वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दर्शकों के सामने आते हैं। प्रभा अपने उपन्यास की कथा सुनाने के लिए कृष्ण चैतन्य के पास आई। उसी समय देशभक्त डॉक्टर चंद्रशेखर की विधवा अपने पेंशन के कामकाजों पर हस्ताक्षर कराने आई और मुल्तान में सन 1942 ईस्वी के आंदोलन तथा घटना का विवरण सुनाया, जिसे सुनकर कृष्ण चैतन्य घबरा उठे। प्रभा और मालती में वाक युद्ध होने लगा, यानी वाक युद्ध माने वार्तालाप होने लगा। इस संघर्ष में कृष्ण चैतन्य संतुलन खो बैठे। वे प्राचीन घटनाओं को याद करके मानसिक रूप से भयभीत हो उठे। उन्हें यह भय हुआ कि उनकी कलई खुल न जाए। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री अपने पति के व्यवहार एवं कपटी आचरण से विरक्त होकर अपने भाई के पास चली गई। कृष्ण चैतन्य अपने सभी सहयोगियों की कमी व दुर्बलताओं को जानता था। अब द्वितीय अंक में क्या है? द्वितीय अंक में इस अंक की घटना विपिन बिहारी के संपादकीय कार्यालय से संबंधित है, जहां विपिन बिहारी युवक अमूल्य को अपने काम तक सीमित रहने का निर्देश देते हैं। अमूल्य विपिन बिहारी को बतलाता है कि उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मुल्तान षड्यंत्र केस के 5 अभियुक्तों में उनका भी नाम था। कृष्णदेव नामक विश्वासघाती मुखबिर की काली करतूत के कारण मालती के पति तथा दल के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर तथा उनके पिता को जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी सुनंदा विपिन बिहारी के पास आकर कृष्ण चैतन्य की सच्ची कहानी प्रकाशित कराना चाहती है कि वास्तव में मुखबिर कृष्णदेव ही आज छद्मवेश में कृष्ण चैतन्य बने हुए हैं। किंतु विपिन बिहारी इस सत्य कहानी को प्रकाशित करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। प्रभा भी आकर देश में फैले मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का सुझाव देती है, किंतु विपिन बिहारी चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी लिखने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। ये व्यक्त कर देते हैं। अमूल्य सभी के रहस्य को खोल देता है और विपिन बिहारी सभी को समझाने का असफल प्रयास करते हैं, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 50 रीम कागज उमेश चंद्र अग्रवाल के हाथ चोरी से बेचने के अपराध में पुलिस इंस्पेक्टर आकर अमूल्य को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके पीछे कृष्ण चैतन्य की साजिश है। प्रभा और सुनंदा कृष्ण चैतन्य की धूर्तता से क्षुब्ध और क्रोधित होती हैं
अमूल्य को इतनी यातना दी जाती है कि वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। सुनंदा इसकी सूचना कृष्णचंद्र चैतन्य की पत्नी गायत्री को देती है, जो अमूल्य को देखने के लिए अस्पताल जाती है और आते समय कार ट्रक दुर्घटना के बहाने आत्महत्या कर लेती है। कृष्ण चैतन्य, उपेंद्र चंद्र तथा विपिन में गुप्त वार्ता होती है। विपिन बिहारी अब आगे इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण से मुक्ति चाहने का संकेत देता है, किंतु कृष्ण चैतन्य मरेंगे, हम तीनों डूबेंगे, हम तीनों कहकर बात को टाल देता है। इस बीच उससे पत्नी की दुर्घटना का समाचार मिलता है और वह तीनों देखने के लिए वहां से अस्पताल के लिए चल पड़ते हैं। आम आदमी की इस व्यंग के साथ ही आखिर इन्हें भी भगवान की याद आई। दर्द का पता लगा क्या होता है काश, और दूसरे अंक की समाप्ति होती है। अब आइए तीसरे अंक में देखते हैं। तीसरे अंक में क्या है? तीसरा अंक है कि कृष्ण चैतन्य की पत्नी मृत्यु के पश्चात अपने निवास स्थान पर गायत्री देवी के चित्र के समीप स्तब्ध भाव से बैठे चिंता मग्न हैं। वे गायत्री के बलिदान की महानता और अपनी नीचता को अनुभव करते हैं। एक पत्र को जिसे उसने मृत्यु से पहले लिखा था प्रस्तुत करते हैं। सुनंदा इसकी सूचना पुलिस को देकर जीवित व्यक्तियों के मुखौटा उतारना चाहती है। CID के सुपरिटेंडेंट टमटा का अमूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आगमन होता है। प्रभा अमूल्य को निर्दोष सिद्ध करना चाहती है। विपिन बिहारी अपने पत्रों के स्वामित्व परिवर्तन की सूचना देकर टमटा के साथ अपनी उदारता प्रदर्शित करते हैं, किंतु अचानक कृष्ण चैतन्य टमटा के समक्ष सभी रहस्यों को खोल देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि मुल्तान षड्यंत्र केस का मुखबिर कृष्णदेव मैं ही हूँ। वे उमेश और विपिन को भ्रष्टाचार तथा अमूल्य को झूठे अभियोग में फंसाने के कुचक्र को भी टमटा के आगे स्पष्ट कर देते हैं। टमटा साहब सभी को अपने साथ चलने को कहते हैं। कृष्ण चैतन्य अपना सर्वस्व मालती को सौंप पत्नी गायत्री देवी को प्रणाम कर टमटा के साथ चल देते हैं। आम आदमी स्टेज पर आकर कृष्ण चैतन्य को कृष्ण मंदिर यानी जेल में भिजवाने की सूचना देता है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अमूल्य छूट जाता है और मुखौटाधारियों को बेनकाब करने के लिए जनता को संकेत देता है। वह चोर दरवाजे तोड़कर मगरमच्छों को देखने का निश्चय करता है। तभी आम आदमी द्वारा सूचना मिलती है कि विपिन और उमेश दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अमूल्य के इस निर्णयात्मक वाक्य के साथ ही बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता नाटक का अंत हो जाता है। तो ये था आप लोगों के बुक से कुहासा और किरण नामक नाटक का सारांश।